एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देता है। घर खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई, कार खरीदना हो या अर्ली रिटायरमेंट, सभी गोल्स तक पहुंचने का एक बढ़िया सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। हाई रिटर्न और शेयर बाजार से कम जोखिम भरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। फायदे के फंड में हर बार हम आपको एक्सपर्ट से मुलाकात कराते हैं ताकि वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके मन में जो भी डाउट्स है उसको लेकर गाइड कर सके। तो चलिए आज भी आपकी मुलाकात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिस्टी मथाई जी। आप फंड मैनेजर है इक्विटी क्वांटम एएमसी के। बहुत बहुत स्वागत है क्रिस्टी जी आपका हमारे शो पर। थैंक यू तन्वी, आपको मेरे को ये प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी सर, बाजार को एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड लेवल पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, साथ ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या आपके अनुसार ये सही वक्त होगा अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जर्नी की अपनी शुरुआत करना चाहता है तो? तो हम लोगों ने काफी सालों से ये देखा है, इनफैक्ट डेकेड से, कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स काफी इलेक्शन मैटर नहीं करता इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अगर आप बात करें तो ये में अगर आप तीन फैसेट से आप देखें, ये इलेक्शन को एनालाइज करें और मार्केट्स को एनालाइज करें। नंबर वन, पॉलिसी कंटिन्यूटी। जैसे कोई, हमने काफी बार देखा है कि कोई गवर्नमेंट आता है और वो काफी पॉलिसीज लेके आता है, एंड फिर ये शंका होती है काफी इन्वेस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट की कि अगला कोई गवर्नमेंट आएगा तो वो पॉलिसीज को सब निकाल देगा या खारिज कर देगा। बट हम लोगों ने काफी सालों से देखा है, इनफैक्ट गोइंग बैक 5 टर्म्स ऑफ काफी गवर्नमेंट्स, की पॉलिसी कंटिन्यूटी हमेशा रहती है। जैसे आप देखेंगे मनरेगा यूपीए ने लाया था लास्ट टाइम अराउंड, बट वो अभी करंट गवर्नमेंट में भी वो कंटिन्यू हुआ है। वैसे आप 90s की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एफआरबीएम करके एक्ट था, उसको हम लोगों ने इम्प्रूव किया है हर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। सो पॉलिसी कंटिन्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शंस हम रहता ही है। सो वो उसमें हमें कोई डर नहीं है। और अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें, इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ की, तो आप देखते हैं कि पिछले 5 या 6 टर्म से, इनफैक्ट 1980 से इंडिया का एवरेज ग्रोथ रेट तकरीबन रियल जीडीपी 6% के आसपास रहा है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक गवर्नमेंट आने से जीडीपी ग्रोथ एकदम से नीचे गया ऊपर गया। सम अप्स एंड डाउन होते हैं, जैसे यूपीए 2 में बिकॉज ग्लोबल एनवायरनमेंट काफी अच्छा था तो रियल जीडीपी इंडिया का 8-9% ग्रो हुआ था, बट वो अनसस्टेनेबल था। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया था। सो नेट नेट आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ भी अक्रॉस गवर्नमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहा है। और रिटर्न्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखा है कि कोई अपसेट होता है तो रिटर्न्स शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे 2002 में जब काफी लोग एनडीए गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी की सोच रहे थे, पर वो एकदम इलेक्शन यूपीए जीता था उस टाइम, सो इट्स अ बिग 10% करेक्शन के आसपास हुआ था। तो वो शॉर्ट टर्म था। पर अगर आप 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो अक्रॉस गवर्नमेंट काफी डिसेंट ही रहा है, एक इंडियन जीडीपी के इनलाइन रहा है। तो इलेक्शंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कभी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट को हर्ट नहीं कर सकता, बट शॉर्टर टर्म अगर आपका व्यू है तो वो काफी हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट से प्राइसिंग कर रही है कि करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी हो, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो देन मार्केट नेगेटिवली एक्ट कर सकता है। पर अगर आप 3 साल 5 साल की बात करें तो इट शुड नॉट बी मैटर नहीं करता। जी बिल्कुल, और जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो लंबी अवधि के लिए ही हम निवेश करने की सलाह भी देते हैं। ऐसे में ये शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट आता है बाजार पर और इंडस्ट्री पर, वो शायद लोगों के लिए उतना चिंता का विषय नहीं होगा, इसलिए वो चाहें तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। सही समय जब वो शुरुआत करते हैं तभी सही समय हो जाता है। सर, हम ये समझना चाहेंगे एक बढ़िया रिटर्न कमाने के लिए जब पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो पोर्टफोलियो में मिक्स क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने एसेट को एलोकेट कर सकते हैं? राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसेट एलोकेशन हर इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड वो मैटर करता है कि आपका स्टेज ऑफ लाइफ, आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। बट हर टाइम पे एसेट एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एसेट एलोकेशन ब्रॉडली अभी कोई भी इन्वेस्टर के लिए इक्विटी, डेट, गोल्ड, 3 एसेट क्लासेस हैं काफी बड़े, जहाँ पे हर
इन्वेस्टर को कुछ एक्सपोजर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट 10 या 20% ऑफ आपका एसेट, डिपेंडिंग आपका रिस्क टॉलरेंस, गोल्ड में होना चाहिए ना। गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? क्योंकि वो अगर लेट्स से ग्लोबली या इंडिया में मैक्रो शॉक्स आते हैं, मार्केट गिर जाता है, तो जनरली गोल्ड का रिटर्न्स मार्केट के अनकोरिलेटेड है, इट्स नेगेटिवली रिलेटेड। सो मार्केट माइट नीचे जा सकता है पर गोल्ड में गो है। सो गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका एसेट आपके ओवरऑल एसेट क्लास में। देन आपको इक्विटीज में अभी डेट डेट काफी कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड, आपको लिक्विड फंड में जा सकते हैं जब आप अपना शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पास कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ये फोकस होना चाहिए कि आप ज्यादा क्रेडिट रिस्क या ड्यूरेशन रिस्क ना लें। फिर जी। मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में क्लियरली हर फंड जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आप ये देखें कि उनका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए। हम हमेशा रिटर्न्स की बात करते हैं, बट फर्स्ट जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, आप रिस्क से देखिए कि मेरे को ये फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन मेरा कितना है। और ये आप क्लियरली देख सकते हैं। आप कोई भी बड़े शॉक एनवायरनमेंट की बात करें, कोविड ले लें या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इन दौरान ये फंड्स कितना नीचे गया आपका जो भी सेलेक्टेड फंड है वर्सेस द इंडेक्स। सो वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और रिस्क अलग तरीके से भी आप देखा जा सकता है कि आपको एक फंड से जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न के लिए कितना रिस्क फंड मैनेजर ने लिया है। सो क्राइटेरिया कैन बी आप अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको एक जी। इन्वेस्टर को देखना चाहिए। फिर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की अभी सेबी भी काफी एक्टिव हो रहे हैं ऑन लिक्विडिटी की। आपका फंड अगर आपको लेट्स से कोई इवेंट हो गया और आपको रिडेम्पशन आया, तो फंड कितनी आसानी से वो स्टॉक्स को रिडीम कर सकता है। अभी काफी स्मॉल एंड मिड कैप फंड, स्मॉल फंड्स के कैप फंड के लिए सेबी ने मैंडेटरी किया है कि आप ये नंबर रिपोर्ट करें। सो लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और मार्केट के साइकिल्स होते हैं, जैसे कभी मार्केट का साइकिल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स को हेल्प करता है, कभी वैल्यू को हेल्प करता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको दोनों बकेट में आपको कुछ एलोकेट करना चाहिए। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि काफी लोग रिटर्न्स को भी 1 साल, 6 महीना, 3 महीना ऐसे देखते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टर्स मार्केट साइकिल्स में रिटर्न्स को देखें। जैसे अभी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी तक ऑलमोस्ट 7 या 8 मार्केट साइकिल्स हैं। एक मार्केट साइकिल जब मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे ही होता है, राइट। बट जनरल ट्रेजेक्टरी मार्केट का ऊपर है, राइट। तो इस दौरान अगर आपका कोई वैल्यू फंड है तो और वो आप वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब मार्केट नीचे जाता है तो वो फंड आउट परफॉर्म करता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है, जैसे बाजार में तेजी आती है, तो जनरली हम देखते हैं कि वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करता। इस दौरान ग्रोथ फंड अच्छा करते हैं, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका दोनों स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में और आप परफॉर्मेंस मार्केट साइकिल्स के थ्रू देखें, rather than 1 year, 2 year, 3 year। जी सर, अभी आप जब बात भी कर रहे हैं तो आपने बार बार ये हमें बताया कि एक साइकिल होता है जिस दौरान रिटर्न्स मिलते हैं और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं या कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंड है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई शुरुआती इन्वेस्टर है और वो म्यूचुअल फंड की शुरुआत करना चाहता है इन्वेस्टमेंट जर्नी की अपनी वहाँ से, तो किस तरीके से और किस तरह के फंड्स में वो इन्वेस्ट करे ताकि इस वक्त उसे फ़ायदा मिल सके? राइट। सो फॉर स्टार्टिंग जो कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा एक मल्टी एसेट फंड काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। क्योंकि जो एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, यहाँ पे फंड मैनेजर आपके लिए कर रहा है। तो मल्टी एसेट फंड में आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलता है, डेट एक्सपोजर मिलता है, एज वेल एज गोल्ड एक्सपोजर मिलता है। और मार्केट के लेवल्स के अनुसार, जैसे अभी मार्केट काफी अच्छा किया है, तो इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए आइडियली इन मल्टी एसेट फंड। सो मल्टी एसेट फंड जो काफी अच्छे से डिवर्सिफाइड है, वो एकदम गुड स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें भी एक चीज आपको देखना चाहिए कि काफी बार मैंने मल्टी एसेट फंड्स में देखा है कि काफी उसका स्क्यू इक्विटी की तरफ काफी ज्यादा होता है ना। प्रॉब्लम है जब मार्केट अच्छा कर रहा है दैट इज गुड, बट जब करेक्शन आता है तो आप, क्योंकि मल्टी एसेट एक स्टेबल व्हीकल है इन द सेंस
तो अगर आपका इक्विटी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है तो चांसेस आर कि आपका ड्रॉडाउन या आपका डाउन साइड भी काफी होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि अक्रॉस साइकिल इक्विटी का स्क्यू बहुत ज्यादा ना हो, वो बैलेंस्ड हो। अगर ये सब मीट करता है तो मल्टी एसेट इज काफी अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर अ बिगिनर टू। जी। जी सर, कुछ डेटाज हमने देखी थी जिसके अनुसार हमें ये पता चला था कि अप्रैल महीने में जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उसमें जो रिटर्न्स मिले हैं वो काफ़ी पहले से कम हुए हैं, और इसके पीछे कारण हम जानते हैं कि सेबी ने मिड और स्मॉल कैप में एक तरीके से बबल होने के बारे में बात कही थी, जिसके बाद से लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स आ गए, और ये एक बड़ी वजह बना जिसके कारण लोगों ने स्मॉल कैप फंड्स में से पैसे निकाले हैं और इन्वेस्टमेंट अपनी स्मॉल कैप सेक्टर में कम की है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि ये भी एक साइकिल के अंतर्गत आ रहा है? इस वक्त अगर लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में या मिड कैप में, लेकिन ये फिर से वापस वही दौर आने वाला है और फिर से वही अप ट्रेंड हम स्मॉल कैप फंड्स में भी देखेंगे। करेक्ट, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये आपने देखा है कि अभी Y2D स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है। अभी देखिए, जी। 4 साल में कोविड के बाद अगर आप मार्केट कैप बेंचमार्क करते हैं स्मॉल मिड और लार्ज को, तो हम्म। 4 में से 3 साल स्मॉल कैप इज द लीडर। आप अगर विद इन मार्केट कैप्स, तो क्लियरली स्मॉल कैप ने पिछले 4 साल में काफी अच्छा किया है। और जनरली आप अगर फंडामेंटली देखते हैं कंपनीज को, वैल्यूएशंस को, अर्निंग्स ग्रोथ को, पिछला साल एक ऐसा साल था जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग आया था स्मॉल कैप में, और उसके हम्म। नतीजत आपका वैल्यूएशन भी काफी ऊपर गया। तो हम्म। हम एज अ फंड हाउस भी ये बोल रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप में केयरफुल होना जरूरी है, बिकॉज जो अर्निंग सरप्राइज आया था लास्ट ईयर वो शायद ये साल ना आए, जी। बिकॉज लास्ट ईयर एक तो टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था, उसके ऊपर से मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए थे अक्रॉस द बोर्ड। लोअर हम्म। कमोडिटी प्राइस, ऑपरेटिंग लेवरेज, काफी रीजन से। बट अभी आने वाले साल में शायद वो मार्जिन बेनिफिट ना हो। टॉप लाइन ग्रोथ स्टिल, आप अभी आपका बेस भी ज्यादा बड़ा हो गया तो टॉप लाइन ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो सकता है। तो अक्रॉस द स्मॉल कैप कैटेगरी आप अगर देखें तो फंडामेंटली अर्निंग्स ग्रोथ मे बी अ बिट वीकर ये साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। और जी। वैल्यूएशन आप क्या देख रहे हैं कि जैसे थीम्स डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कैप गुड्स, इन सब में वैल्यूएशन काफी हाई है अक्रॉस टाइम पीरियड्स। कैसे भी आप देखें, रिलेटिव वैल्यूएशन या आप डीसीएफ करें, कुछ भी करें, काफी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन तो काफी दिनों से रिक्वायर्ड था। अभी हम स्लोली देख रहे हैं ये करेक्शन स्मॉल कैप में। बट स्मॉल कैप भी एक अच्छा, काफी अच्छा प्रोडक्ट है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। 5-10 ईयर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1, 2 या 3 साल है तो काफी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की स्कोप आ सकता है। जी। सर, स्मॉल कैप फंड्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या लार्ज कैप फंड में इस वक्त बेट कर सकता है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो अनिश्चितता बनी हुई है मिड और स्मॉल कैप में इस वक्त ये शुरुआती अगर शुरुआत कोई करना चाहता है तो। राइट, सो बिटवीन तीनों फंड्स में आप अगर तीनों मार्केट कैप में आप देखें तो लार्ज कैप काफी ज्यादा कंपेयर टू हिस्ट्री, तो हम्म। मे बी वैल्यूएशन फेयर है। बट उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया ये मार्केट कैप कैटेगरी ने कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड। सो ये प्रिफर्ड व्हीकल बन सकता है। एंड अब अगर देखें लार्ज कैप में भी सबसे ज्यादा जो इंडेक्स मूवर है वो है बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक। जी। और प्राइवेट हम्म। बैंक्स का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से, इनफैक्ट सॉरी 2 साल से काफी अच्छा है। लास्ट ईयर तो काफी ट्रेलिंग थे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो गोइंग फॉरवर्ड अभी भी क्रेडिट एनवायरनमेंट काफी अच्छा है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में। सो फ्रॉम अ सेक्टोरल परस्पेक्टिव ये आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा हैं। और एक बड़ा हम्म। लार्ज कैप इंडाइसेस में, क्योंकि मैं इंडेक्स की बात करूं, तो लार्ज कैप स्पेस में आईटी ऑल्सो एक काफी बड़ा सेक्टर है। ऑलमोस्ट आप बीएसई निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट लाइक अबाउट 20% के आसपास होता है। तो ये भी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स है इन द पास्ट।
So going forward versus small cap and mid cap, large cap, just because ये दो मेन सेक्टर्स ने ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मनी इधर ज्यादा बन सकता है अकॉर्डिंग टू अस। जी सर, अभी आपने आईटी सेक्टर का जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, हम देख रहे हैं कि हालिया समय में यूएस आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो मतलब अपने बकेट में ऐड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आईटी सेक्टर, ना केवल भारतीय आईटी सेक्टर या आईटी कंपनियां जो है वो ट्रेंड में है, लेकिन विदेशी आईटी कंपनियों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है? या क्लियरली देखिए, अभी ग्लोबल आईटी कंपनीज की बात करें, स्पेशली यूएस कंपनीज, तो वो क्लियरली लीडर्स हैं अपने स्पीयर्स में। इंडियन आईटी सर्विसेज एक स्मॉल सब सेगमेंट है ग्लोबल आईटी में। अभी आपके पास काफी इंटरनेट स्टॉक्स हैं इन यूएस। फिर सेमीकंडक्टर इज अ वेरी बिग, काफी बड़ा ग्लोबल मार्केट कैप में आता है। जैसे आप ताइवान जाते हैं, यूएस में भी काफी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं। एंड देन आपके ऑल दीज प्रोडक्ट कंपनीज जो आपको हेल्प करते हैं। तो इंडिया में फॉर सम, बिकॉज इंडिया ट्रेडिशनली आईटी सर्विसेज ही काफी बड़ा स्कोप है। कोई प्रोडक्ट कंपनी या सेमीकंडक्टर या इंटरनेट नेम्स ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं इंडिया में। सो इन अ वे इंडियन इन्वेस्टर को एक्सपोजर चाहिए, तो आप ये थ्रू म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड आप इन इन कंपनीज में एक्सपोजर थ्रू दीज कर सकते हैं। बट माय ओनली पॉइंट इज कि जनरली अभी इंडिया में हम जैसे एनालिसिस करते हैं तो हम मैनेजमेंट को मिलते हैं, ऑन ग्राउंड रिसर्च करते हैं। बट इंडिया में जो फंड्स आप अगर यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब करने का स्कोप काफी कम है। बिकॉज आप इंडिया में बैठे हैं, आप यूएस रिसर्च या जापान रिसर्च या ताइवान रिसर्च, सेमीकंडक्टर रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। तो इन्वेस्टिंग इन दीज आईटी जैसे नैस्डैक 100 या नैस्डैक, तो मोस्टली टेक हैवी नेम्स है। तो इट बिकम्स अ नो ब्रेनर कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन सेक्टर्स में कर सकते हैं वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट। बिकॉज इंडिया में बैठ के हम लोग रिसर्च करते हैं वो काफी डिफिकल्ट है। ऑन ग्राउंड जो पल्स है, क्या चल रहा है टू आइडेंटिफाई। आप इंडिया में बैठ के इंडिया रिसर्च करते हैं, बट यूएस रिसर्च या जापान रिसर्च करना मुश्किल है। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इधर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी सर, कुछ बेसिक सवाल जो हमारे निवेशकों के मन में रहता है वो समझना चाहेंगे। आपके अनुसार कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? कितना समय हम लंबी अवधि के लिए अगर नज़रिया रखते हैं तो कितना साल होगा वो? राइट, सी जैसे आप अगर देखें विद इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट काफी फ्लेवर्स है टू इन्वेस्ट इन। क्लियरली आप अकॉर्डिंग टू आपके नीड्स, जैसे फाइनेंशियल प्लानर्स बोलते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, आपके लाइक 10 ईयर आउट गोल, 15 ईयर आउट गोल, ऐसे इन्वेस्टमेंट है तो क्लियरली इक्विटी इज द विनर। आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। विद इन इक्विटी आपको राइट फंड सेलेक्ट करनी चाहिए जिसका ऐसा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, राइट। अगर आपका नीड 3 साल में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है, तो ये सलाह होगी कि आप कोई अच्छे डेट फंड में डालें। और अगर आपका नीड काफी उससे भी जल्दी आ रहा है तो आप वेरी सेफ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको ड्यूरेशन रिस्क भी ना हो। सो वो एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर अ यंग इन्वेस्टर जिनको काफी टाइम फ्रेम है, तो क्लियरली आप स्मॉल या मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपका होराइजन 15-20 ईयर्स है, आप वो पैसा नहीं निकालने वाले। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्लियरली लॉन्ग टर्म व्हीकल है फॉर मनी जनरेशन। जैसे कंपाउंडिंग होता है, जितना टाइम आप देते हैं टू रिमेन इन्वेस्टेड इन वेरी गुड कंपनीज, आपका रिटर्न्स उतना अच्छा होता है। 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, दैट इज उस दौरान ही आपको कंपाउंडिंग एक्सपीरियंस कर पा सकते हैं। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेक सेंस फ्रॉम वो क्राइटेरिया में। बट आपका शॉर्ट टर्म बी वेरी केयरफुल। जी, साथ ही इसके अलावा जैसे अपने पोर्टफोलियो में हम बहुत सारे फंड्स कई बार रख लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि मैक्सिमम कितना रखना चाहिए। थोड़ा तो ये हमें भी समझ में आता है, बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रैक करने में मुश्किल होगी, लेकिन एक आइडल नंबर हम समझना चाहेंगे कि जो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही हमारे पोर्टफोलियो को फुलेस्ट बना भी सकता है और अच्छे रिटर्न्स के लिए भी उसको आगे बढ़ा सकता है। करेक्ट। सो हम ऐसा आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट आप पीपल के प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। बट अब टिपिकली हम हमारे हिसाब से विद इन इक्विटीज
ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ आर वेल, लेट्स से आपके पास 100 रुपीज है, ऑलमोस्ट हम्म। लाइक 4,000 रुपीज वील से कि आप कोई अच्छे वैल्यू फंड में डालें, क्योंकि वैल्यू वो सेगमेंट है जो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, right? और आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपोजर होना चाहिए, सो अनदर 40% या हम्म। 35-40% अच्छे ग्रोथ स्टाइल में डालें ना। ये ग्रोथ स्टाइल काफी फ्लेक्सी कैप में भी होते हैं, वो आप पिक एंड चूज करें। फिर वो बाकी का जो 20 है, इधर आप वो स्मॉल मिड जहाँ पे ज्यादा रिस्क हो सकता है उधर डाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा देखें तो आपको 3 या 4 फंड ही चाहिए, उससे ज्यादा जी। फंड की जरूरत नहीं है टू रिमेन इन। हम्म। और काफी बार ये देखा गया है कि लोगों के पास 10 फंड 12 फंड होते हैं, तो आपको वही एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज लेट्स से आपका नंबर ऑफ यूनिक स्टॉक्स जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट विल नॉट गो बियॉन्ड की 50 या 60, समटाइम्स 60, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। बट अगर आप ये हमेशा देखें कि आपका अगर लार्ज कैप में अगर आप 3 फंड में इन्वेस्टेड है, तो आप ये जरूर कैलकुलेट करें कि आपको डिफरेंशिएशन कहाँ से मिल रहा है, राइट? जी। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लार्ज वैल्यू फंड, ग्रोथ और स्मॉल एंड मिड ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड लें जहाँ पे फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि मुझे कितना मिड स्मॉल या लार्ज में इन्वेस्ट करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। ये दोनों वेज में आप कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 4-5 फंड के ज्यादा ओनली फॉर इक्विटीज, उसके हम्म। ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जहाँ जिसका काफी कुछ बेनिफिट नहीं होता। आप अधिकतर एक्सपेंस पे करते रहेंगे इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम कंपाउंडिंग। जी। साथ ही सर ये भी हम जानना चाहेंगे, मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना चाहिए? क्योंकि हम बहुत बार ये टर्म सुनते हैं सर, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। क्या एसटीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है? और इस कॉन्सेप्ट को भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। या सो एसटीपी काफी इज काफी इम्पोर्टेंट व्हीकल है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे आप अगर अभी का हम्म। एनवायरनमेंट देखें, जहाँ पे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पीक टच कर रहा है, और उसमें जी। स्मॉल एंड मिड हैज डन काफी अच्छा किया है, सो इंक्रीमेंटली मे बी द मार्केट्स करेक्ट हो सकते हैं, और लार्ज कैप कैन आउट परफॉर्म स्मॉल एंड मिड, ये और नॉर्मल व्यू है ना। इस दौरान अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट, तो आप डायरेक्टली इक्विटी में करें तो हम्म। काफी रिस्क आ सकता है। तो एसटीपी वो व्हीकल है कि विद इन फंड्स ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेट्स से आपके पास 120 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर अजम्पशन, और पिछले और ये लमसम आप कोई अच्छे डेट फंड में कर सकते हैं, और हम्म। एक साल में हर महीना आप 10-10 रुपए कोई इक्विटी अच्छे फंड में डाल सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट आइडल नहीं रहेगा, एटलीस्ट आपको स्लाइटली बेटर रेट्स देन आपके नॉर्मल बैंक डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। एंड जी। डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलरली आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसटीपी काफी प्रिफर्ड व्हीकल है काफी इन्वेस्टर्स के लिए, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो सिंपल मूवमेंट जो आप कर सकते हैं फ्रॉम डेट टू इक्विटी या किसी अदर फंड में, वो एसटीपी के थ्रू आप कर सकते जी। सर, भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वो काफ़ी शानदार रही है और इसका लोहा सभी मान रहे हैं। सभी विदेशी एजेंसियां ये कह रही है कि भारत की जो वृद्धि दर है ग्रोथ की, वो लगातार बढ़ती ही रहेगी। और ऐसे में सर, आने वाले समय में आपको क्या लगता है, भारत में किन सेक्टर्स में आपको ग्रोथ नज़र आता है और किन सेक्टर्स पर आप बुलिश है? हैं। क्लियरली इंडिया का ग्रोथ रेट हैज बीन फिनोमिनली गुड। आप देखें, मैंने जैसे बोला, पिछले फ्रॉम 1980 से जीडीपी ग्रोथ रियल टर्म्स में 6-6.5 के आसपास था, और उसमें आप हम्म। अगर इन्फ्लेशन ऐड करें विच इज अनदर 5%, तो आप 11-12% तो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रो हुआ है। तो इस हम्म। ग्रोथ को कंप्लीटली कैप्चर किया आपके स्टॉक रिटर्न्स में, जो भी ऑन एन एवरेज अभी अभी कोई निफ्टी 50 या बीएसई 30 का ये टाइम पे रिटर्न्स देखें, ऑलमोस्ट केगर रिटर्न्स 13 से 15% के आसपास। हम्म। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये इट्स अ वेरी क्लियर कोरिलेशन। आप देख रहे हैं, जीडीपी अच्छा करता है और मार्केट भी अच्छा करता है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में ट्रू है, काफी अदर इमर्जिंग मार्केट्स में जैसे चाइना आप लें, साउथ अफ्रीका लें, और भी कोई कंट्रीज में ये रिलेशन नहीं है। जीडीपी जैसे चाइना में काफी अच्छा किया है, बट स्टॉक रिटर्न सीधा उल्टा हम्म। है, बट इंडिया में वो क्लियर कोरिलेशन है। तो
फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन हो क्लियरली इज अ विनर कंपेयर टू ऑल जो भी अदर कंपीटिंग एसेट क्लासेस है। तो इ, इ, इस इसको कैप्चर करने के लिए अभी अगर देखें नेक्स्ट 5 to 10 years various foreign agencies may be pegging इंडिया का ग्रोथ 7%, 8%। हमारे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल है करना, बट 6.5 रियल जीडीपी ग्रोथ कर सकता है इजीली इंडिया, एंड स्लोली। एंड 6.5 अगर इंडिया करता है तो कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स। सो इसका सीधा कोरिलेशन आपका इक्विटीज में आता है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओनली जी। थिंग इज कि आपका वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट in the equity class to be to benefit from this. So yeah, so you should be very disciplined इसको capture करने के लिए upside। जी, सेक्टर्स पर हम बात करना चाह रहे थे, कौन से सेक्टर? Yeah, so sector सी अभी अगर आप देखें इंडियन बैंकिंग सेक्टर 2003 से 2007 वो जो साइकिल आया था जब इंडिया का फिनोमिनल ग्रोथ हुआ था, तब काफी ज्यादा कॉर्पोरेट केपेक्स पिकअप हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, और उसका सीधा वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरीज वर बैंक्स। हालांकि उसके बाद काफी एनपीए सब आए थे, बट अभी आई थिंक ये सिस्टम इन प्लेस है काफी ज्यादा, स्पेशली आरबीआई का स्क्रूटनी इतना ज्यादा है बैंक्स के ऊपर, तो वो जो चंकियर बैड लोन्स का फॉर्मेशन का चांसेस काफी कम है। तो वही हम देख भी रहे हैं पिछले 3 साल से। आप अगर बैंकिंग में एनपीए फॉर्मेशन देखें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का फॉर्मेशन देखें, काफी कम है। क्रेडिट कॉस्ट जो क्राइटेरिया होता है जो दिखता है कि कितना आपका ये लोन्स खराब हो रहे हैं और उसको कितना प्रोवाइड करना है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे सीधा इम्पैक्ट होता है, उस पिछले 3 साल से काफी कम है। सो बैंकिंग वो अकॉर्डिंग टू अस वो एक सेक्टर है जो अगर आगे जाके प्राइवेट केपेक्स अगर पिकअप करता है तो बैंकिंग कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी। जो 2003-7 ये साइकिल में हुआ था, वो 2012-13 के बाद एकदम एब्सेंट ही है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि कॉर्पोरेट केपेक्स कभी ग्रो ही नहीं हुआ, बहुत कम ग्रो हुआ है। सो अगर वो फिलिप आता है तो बैंकिंग कैन डू वेल, स्पेशली होलसेल लेंडर्स जो हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है। एंड वैल्यूएशन आप देखें तो काफी अच्छे प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन पिछले 10 साल के कंपैरिजन में अभी एकदम लोएस्ट है। सो बैंकिंग इज वन ऑफ दो सेक्टर जहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है। ऑटो भी एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टेड थे, अभी हालांकि स्लोली हम लोग थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं वो पोजीशन, बिकॉज मार्क वो सेक्टर ने काफी अच्छा किया पिछले 1 साल में। एंड यहाँ पे स्टोरी इज वॉल्यूम ग्रोथ का, स्पेशली अगर आप टू व्हीलर वॉल्यूम्स की बात करें इंडिया में। अभी कोविड के बाद वो टू व्हीलर वॉल्यूम्स एक्चुअली इंडिया में ग्रो हुआ ही नहीं है ज्यादा, ओनली लास्ट ईयर इज व्हेन वो वॉल्यूम ग्रोथ स्लोली पिकअप हुआ स्टार्टेड। सो अकॉर्डिंग टू अस ये थोड़ा और लंबा चलेगा, और वो जो रिप्लेसमेंट साइकिल आता है टू व्हीलर वॉल्यूम्स का, वो भी ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा है, स्पेशली टू व्हीलर्स। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी डिमांड पिकअप हुआ नहीं है, स्पेशली ग्लोबल वेस्ट में। एंड पर हम फिलहाल इन्वेस्टेड है इस सेक्टर में। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि स्लोली कोई भी, अभी अगर आप कोई भी बैंक को देखें स्पेशली इंडिया में या बाहर, जो बैंक्स या आईटी कंपनीज के ऑलमोस्ट 30% ऑफ रेवेन्यूज होते हैं, लार्ज आईटी कंपनीज के। सो ऐसा हो नहीं सकता कि डिजिटल पे स्पेंड कम हो। इनफैक्ट वो डिजिटल स्पेंड हर सालोना एवरी ईयर वो इंक्रीज होता रहता है। सो पॉज थोड़ा हो सकता है फॉर मे बी, अभी ये काफी लंबे टाइम से पॉज है, ऑलमोस्ट लाइक टेक स्पेंडिंग पॉज ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो चुका है। सो सम फॉर्म ऑन शेप में ये डिमांड ग्रोथ इंडियन आईटी को आना चाहिए, एंड वैल्यूएशन रीजनेबली कंपेयर टू मार्केट आर रीजनेबल। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काफी पॉजिटिव हैं, स्पेशली बैंक्स जो हमारे हिसाब से काफी अच्छा करना चाहिए ओवर द नेक्स्ट लॉन्ग 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में। जी। साथ ही सर लोकसभा चुनाव इस बार हो रहा है, और ऐसे में
सरकार पलटने का या सरकार के प्रिवेल करने पर क्या ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर सभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और लोग संभावना भी जता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भी इसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। या क्लियरली ये आपने दोनों सेक्टर्स आपने जो मेंशन किया काफी अच्छा किया है पिछले 2-2.5 साल में। एंड वैल्यूएशन यहाँ पे आप देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है, जैसे हम लोगों ने ऑर्डर बुक देखा है काफी अच्छा रहा है। अगर ये सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है तो ये पॉलिसी कंटिन्यूटी यहाँ पे बनी रहती है तो ऑर्डर बुक कैन राइज। बट मोस्टली हम लोग ये सेक्टर्स में वी हैव स्टेड अवे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी फुल है, बियॉन्ड फुल है। सो दैट वही एक रीजन है। अगर आप प्राइवेट केपेक्स की बात करें, जो जैसे मैंने कहा, तो वो इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट चलना ही चाहिए। बिकॉज आप अगर देखें कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये 10 साल या ऑलमोस्ट मोर देन 10 years हुआ है कि प्राइवेट केपेक्स पिकअप नहीं हुआ। सो ग्रेजुअली वो प्राइवेट केपेक्स पिकअप हो सकता है। ये गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव कि वो हो। गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है। आप देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर recently coming, especially urging ये प्राइवेट इंडिया इंक टू इन्वेस्ट, तो वो सब तो होता रहता है। तो प्राइवेट केपेक्स ऐसा एक अन लेट्स से वो फिगर्ड आउट नहीं हुआ अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली बैंक्स के लिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप है। बट जैसे इंफ्रा बोला आपने, डिफेंस बोला, यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीरेट हो चुका है। जो इन्वेस्टर अभी आएंगे उनके लिए रिटर्न्स रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। So that is the according to us. And election upset, it's very difficult to call. जैसे आपने बोला 2010 में 2002 में वो शॉर्ट टर्म इनकम काफी शार्प आ सकता है। अपसेट काफी फॉर्म के हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 10%, वन ऑफ द हाईएस्ट इंट्राडे फॉल्स जो देखा था, तो वो शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटिलिटी होती है। बट हम लोग का ये मानना है कि अगर आप 5 साल का ब्लॉक लें तो ये जो इलेक्शन जीतता है उसका कोई रिलेशन नहीं है कंपेयर टू मार्केट्स। वो आप क्लियरली देख सकते हैं लॉन्ग टर्म हिस्ट्री पे। जी सर, अंत में आपसे कुछ पॉइंट्स में हम समझना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड में अगर कोई निवेश कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राइट, सी जैसे क्लियरली बोला कि फर्स्ट आप रिटर्न्स से ज्यादा रिस्क को देखें। रिस्क क्या हो सकता है? कैपिटल लॉस का। कैपिटल लॉस कैसे हो सकता है? कैपिटल लॉस ये हो सकता है कि अगर आप जैसे एक जैसे स्मॉल कैप एक कैटेगरी है जो काफी अच्छा किया है, अगर आप ये दौरान अगर लमसम करते हैं यहाँ पे तो आपका रिटर्न एक्सपीरियंस सफर हो सकता है। सो वो रिस्क आप साइकिल में कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि वो फंड मैनेजर्स ध्यान रखते हैं कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर्स आप रहे, लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एट ऑल टाइम्स हैविंग द राइट एसेट एलोकेशन। या आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से भी बात कर सकते हैं कि आपके एज या आपके नीड के हिसाब से कैसे मैं इक्विटी, गोल्ड, डेट में इन्वेस्ट करूं। सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और हमारे मन में और हमारे व्यूअर्स के मन में जो डाउट्स थे उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तन्वी, थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।